दोस्तों, प्रताप भानु मेहता का स्वागत करें। आपको जैसा पता है दावतनामे से और दूसरे माध्यमों से कि यह नीलाभ मिश्रा सार्वजनिक संवाद की दूसरी कड़ी है। नीलाभ मिश्रा हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखने वाले एक मान्य पत्रकार थे, लेखक और कवि। उनका पत्रकारीय जीवन बिहार, राजस्थान और दिल्ली में गुजरा। छापे की पत्रकारिता प्रायः उन्होंने की और जो उनका आखिरी समय होने वाला था, दुर्भाग्य से, उस समय उन्होंने नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करने का काम किया। नेशनल हेराल्ड समूह को, नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज़। नीलाभ मिश्रा अपने ठहरे हुए स्वभाव के कारण जाने जाते थे, जो उनके लिखने में भी प्रकट होता था। उनकी कोशिश प्रायः विश्लेषण की होती थी, न कि यह कि आप किसी बात पर सिर्फ अपनी राय जाहिर कर दें। हिंदी में यह पिछले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में कम से कम होता गया है, क्योंकि हिंदी की टेलीविज़न पत्रकारिता हो या हिंदी की छापे की पत्रकारिता हो या हिंदी का दूसरा सार्वजनिक बौद्धिक व्यापार हो, वह प्रायः राय जाहिर करने का या मंतव्य जाहिर करने का रहा है, जिसमें बौद्धिक दृढ़ता बहुत कम दिखलाई पड़ती है और एक तरह की भाषणबाजी की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखलाई पड़ती है। ऐसे माहौल में नीलाभ मिश्रा एक दुर्लभ स्वर थे और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वे लंबे समय तक हिंदी को चिंतन की दृढ़ता और ताजगी देने का काम करेंगे। लेकिन लिवर की बीमारी जानलेवा साबित हुई और पिछले साल फरवरी में हमने उन्हें खो दिया। नीलाभ को अड्डा जमाने में, गपशप करने में, संगीत सुनने में और तरह तरह का खाना खाने में, और जितना खाना खाने में नहीं उतना खाने पर बातचीत करने में बहुत मज़ा आता था। मीठे के वे बहुत शौकीन थे। इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हमें नीलाभ की स्मृति को ज़िंदा रखना है तो अड्डे लगाने चाहिए। और चूँकि हमारे यहाँ अड्डों की परंपरा कम हो गई है, जिनमें बहस मुबासा हुआ करता था और लोग बहस करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते थे और वापस बहस करने के लिए इकट्ठा होते थे, न कि दुश्मनों की तरह एक दूसरे से अलग होते थे और फिर बातचीत बंद कर देते थे। तो इसलिए हमने सार्वजनिक अड्डों के बारे में सोचा और यह जो सार्वजनिक संवाद है, यह इस तरह का ही एक अड्डा है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नियमित करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें हम सोचने की आदत बहाल कर सकें, जो इस समाज से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और इस क्रम में जो पहला संवाद था वह अमर्त्य सेन के साथ था फरवरी के महीने में, आखिरी हफ्ते में, और दूसरा संवाद प्रताप भानु मेहता के साथ है। और आप मुझसे सहमत होंगे कि इन दोनों नामों से बेहतर और कोई नहीं है अगर सोचने की प्रक्रिया को समाज में वापस बहाल करने की कोशिश की जाए। तो प्रताप भानु मेहता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वे भारत के कुछ गिने हुए राजनीति शास्त्रियों में या राजनीतिक दार्शनिकों में से एक हैं। वे लगातार टिप्पणी करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वे टिप्पणीकार हैं, लेकिन इससे यह बात पता चलती है कि दरअसल बुद्धिजीवी से जो उम्मीद है कि वह समाज से भी बातचीत करता रहेगा, सिर्फ अपने अनुशासन के दायरे के भीतर के लोगों से बातचीत नहीं करेगा, और इसलिए एक ऐसी ज़ुबान विकसित करेगा जिसमें समाज से उतनी ही गंभीरता, उतनी ही जटिलता में चर्चा कैसे की जाए। वह उनको बाध्य करे कि वे चीज़ों को उनकी जटिलता या पेचीदगी में देखना सीखें, न कि उनके आगे हथियार डाल दे। इस रूप में हम प्रताप भानु मेहता को जानते हैं। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा अनुरोध माना और
इस सार्वजनिक संवाद की दूसरी कड़ी में आप शामिल हुए। हमने पहली कड़ी में जो बात की थी उसी चिंता को हम आगे लेकर चलते हैं, जैसा हमने आपसे कहा भी था। गार्डियन ने पिछले कुछ महीनों में और उसके पहले एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित की, वो पॉपुलिज्म पर थी, और गार्डियन ने पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया और अनेक लेखों के ज़रिए ये बतलाने की कोशिश की कि एक नई परिघटना अब हम देख रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और इसे पॉपुलिज्म कह सकते हैं। आप खुद इस पॉपुलिज्म को किस प्रकार देखते हैं, और अगर हम इसके हिंदी तर्जुमे के बारे में सोचें तो हम क्या हिंदी तर्जुमा करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा, तर्जुमे से ज़्यादा, कि यह पॉपुलिज्म की जो पूरी परिघटना है जो विश्वव्यापी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मौका दिया आपसे सीखने का, और मैं आशा ये करूँगा कि जो भी प्रश्न कठिन होंगे मैं आपसे पूछ लूँगा, तो आप उत्तर ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। इस पे मैं पिछले कई दिनों से विचार कर रहा हूँ, कुछ नए सिरे से विचार करने की प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉपुलिज्म पे जो डिबेट है, जो विवाद है, खासकर हमारे राजनीतिक संदर्भ में, वो एक तरह से बड़ा लोकल और पैरोकियल डिबेट है। हम एक बोलते हैं ना, और वाजिब भी है कि जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें जो मोदी जी का स्थान है, उसने एक तरह से सब इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस को कॉलोनाइज कर दिया है। सबका केंद्र बिंदु वही बन गया है। तो ये एक मौका है सर, उससे थोड़ा सा पीछे हट के, ताकि हम उस फिनोमिनन को भी समझ सकें कि वो किस तरह से वो केंद्र बिंदु बन पाए हैं। और मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों में बोलूँगा, क्योंकि आई थिंक कई लोग हैं यहाँ जो हिंदी नहीं समझ पाए, और मैं भी हिंदी अपूर्वानंद जी जैसी बोल नहीं सकता हूँ। मैं इसको दो पहलू में देखना चाहता हूँ पॉपुलिज्म को। एक तो आई थिंक वी हैव टू रीविजिट द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2009-2010, बिकॉज इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दैट्स अ पिवटल मोमेंट इन द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। जितने भी लोकल वेरिएंट्स, एंड बाय पॉपुलिज्म आई जस्ट एक्सप्लेन अ मिनट, बट द वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट क्राइसिस was a political closing almost everywhere in the world, independent of the kind of political system you had. So in fact, just to take a provocative example, even if you look at the internal transition in China, right? Incredible backsliding on what we thought was the emergence of a much slightly more open China. Right? And let's try and analyze what are the elements of the 2009-2010 financial crisis that first feed into or creating the preconditions for populism, and then we'll look at the different components of populism, right? So the first thing that the 2009-2010 crisis did was put a question mark on globalization itself. And globalization पे कई तरह के विचार हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, कितना आर्थिक लाभ हुआ, कितना रोजगार बढ़ा, नहीं बढ़ा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की जो एक खास बात है कि उसमें एक तरह का खुलाव और ओपननेस निहित है। एटलीस्ट दैट्स हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इट। लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे शंका से एक राजनीतिक और एक वैचारिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तरह तरह के संदर्भों में ये बात उठी कि who politically controls the economy, and can you reassert political control of the economy without, right, some form of nationalism? उस तरह से दूसरी जो चीज़ हुई 2009-2010 क्राइसिस से, अच्छा, इंडिया में हमको ये मुगालता था कि हमारी इकोनॉमी सुई जेनेरिस है। द मैटर ऑफ फैक्ट इज द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन वेरी क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? Indian growth rates broadly track global trends. Our trade over GDP ratio is actually higher than China's. Right? It's a remarkably globally integrated economy. So one of the second consequences of that crisis was a delegitimation
of elites, existing elites across the world, right? जब तक जो elites थी वो एक ये कहानी गढ़ सकती थी कि साहब आप ग्लोबलाइजेशन करिए, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का मॉडल है, इससे सबको फ़ायदा होगा, तब तक they could create some kind of political legitimacy for that you might call it neoliberal centrism, right? लेकिन 2009-2010 में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा है हर सोसाइटी में is about the corruption of the elites of that society, right? And I don't mean corruption just in a transactional sense कि आपने घूस खाए कि नहीं, एक तरह का जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल करप्शन, वैचारिक करप्शन, right? Common trend in intellectual life all across the world, for example, is an assault on universities and intellectualism in general. ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये जो वैचारिक स्वरूप है, इसी में कहीं कोई इतनी ज़बरदस्त खोट, बुनियादी खोट है, और वो खोट इसलिए है कि एक तरह से ये करप्ट हो चुका है. So it's been very easy for political elites to marginalize intellectual life in general, right? चाइना में हुआ, हंगरी में हुआ, पोलैंड में हुआ, कुछ हद तक in a limited extent even in the United States, right? So the corruption of elites and this idea that neoliberal center would implode. In the Indian context, although we didn't recognize it at that moment, the crisis of UPA 2, right, was a simultaneous conjunction of this crisis. You have the slowdown of economic growth, you have rising inflation, right? You have visible and manifest claims that the old order is fundamentally corrupt, right? And there was truth to that description. Frankly, I think if you want to understand the present moment, you have to acknowledge the depth of that corruption. We've not even begun to untangle that, right? Yet. Okay? So उसने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, right? कि वो जो पुराना जो ऑर्डर था उसको तो ढहना था ही, right? अच्छा, उस प्रक्रिया में होता यह है कि डीलेजिटिमाइज उस ऑर्डर को तो वेल मीनिंग लोग करते हैं, लेफ्ट से डीलेजिटिमेशन होता है. इंडिया में एक्चुअली द बैटरिंग रैम ऑन दैट ऑर्डर वाज पुट इन बाय आप, द कंसेप्चुअल बैटरिंग रैम, ये ऑर्डर करप्ट हो चुका है. लेकिन उससे जो फिर जो वैक्यूम पैदा हुआ उसको कैसे भरा जाए? तो अगर आप इस संदर्भ को देखें तो जो पॉपुलिज्म के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो एक साथ बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं. एंटी एलिटिज्म, राइट? और आज जो हम लोगों की समस्या है राजनीति में, जो यहाँ बैठे हैं ज़्यादातर, कि समाज से अगर हमें पूछे उनको हम में आस्था क्यों हो, वाई शुड दे इवन ट्रस्ट अस, राइट? इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं है. इस सवाल का हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पास कोई जवाब नहीं है. इस सवाल का हमारे जर्नलिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है. So anti-elitism is the first element of that populism. Second element of that populism is constant political control of the economy. You have to keep showing that bhai, somebody is in charge. This is not an economy that is at the mercy of anonymous forces. You have to personify that. Neoliberalism की जो एक भाषा थी पॉलिसी के टर्म्स में, रिफॉर्म के टर्म्स में, वो एक मैनेजरियल भाषा थी, प्रबंधन की भाषा थी, जिसे उस तरह से बोला जाए. और उस भाषा का जो एक परिणाम ये था कि अगर आप ये पूछे भाई हु इज इन चार्ज ऑफ दिस, उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था. हम लोग पॉलिसी वॉन्किश टर्म्स में भी कहते थे, अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल फोर्सेस, दिस इज द डिमांड फॉर रिफॉर्म. लेकिन जब वो कहानी एक तरह से अप्रत्याशित सी लगने लगी लोगों को, तो ये पहला जो फर्स्ट थिंग वी वांट इज समबडी टू रीअसर्ट पॉलिटिकल कंट्रोल. जो हमको दिखाए, वो कितना कर पाए नहीं कर पाए वो दूसरी बात है. So everywhere across the world, the second element of populism was reasserting and projecting that political control. अच्छा, उस political control में एक internal tension है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं, हम ग्लोबलाइजेशन से निकल नहीं सकते हैं. हमारे पास उस नियोलिबरल हराइजन के बाहर सोचने के का सामर्थ्य नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकला है. तो हमको हमारी जो पॉलिसीज हैं वो उसी तरह से आगे बढ़ रही हैं जिस तरह से पहले थी. कोई मूल परिवर्तन नहीं आया है.
लेकिन उसका पॉलिटिकल लेजिटिमेशन हमको दूसरे स्वरूप में चाहिए कि हाँ कोई इंचार्ज है। तो ट्रंप को भी ये बोलना पड़ता है, यस आई मीन चार्ज। तीसरा जो उसका परिणाम जो स्वरूप है, सो एंटी एलिटिज्म इज एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म। एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म इसलिए कि जब हमने ये सोचने की कोशिश करी हम इस परिस्थिति में क्यों पहुंचे, ये करप्शन क्यों है, इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों है, हमारा जो उत्तर वो ये था कि जो हमारे फॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो बाधा बन गए हैं ग्रोथ में, राइट? हम कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस इज द पनिशमेंट इन द इंडियन लीगल सिस्टम। आप उसको जनरलाइज कर दीजिए, भाई आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे ग्रोथ कम हो जाएगी, अगर आप 360 डिग्री कंसल्टेशन करेंगे ग्रोथ कम हो जाएगी। कि संस्थाएं जो हमारी हैं, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, ये संस्थाएं ही हमारी ग्रोथ, स्लो ग्रोथ का एक कारण बन गई है। तो एक इम्पेशंस आ गई, इंस्ट्रूमेंटलिज्म आ गया कि संस्थात्मक सोच एक तरह से ठहराव की सोच है, राइट? उसमें इम्पेशंस नहीं है, वो संस्थाएं अपनी संस्थात्मक सोच में ही उलझी रह जाती है, राइट? तो तीसरा उसका एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म। और जो चौथा पहलू जो सबसे विकराल रूप में उजागर होकर आया है वो उसका एसोसिएशन विद नेशनलिज्म। जब वो इलीट्स डीलेजिटिमाइज हुई तो उसके दो स्वरूप हैं। एक तो डीलेजिटिमाइजेशन सिस्टम इज व्हाट विल बी द न्यू नैरेटिव बाय व्हिच दे लेजिटिमाइज द पावर, राइट? और जब आपके पास इकोनॉमिक नैरेटिव नहीं है तो स्वाभाविक रूप से नेशनलिस्ट नैरेटिव becomes very tempting, और खासकर इस कॉन्टेक्स्ट में where it also performs that economic function कि we are in political control। लेकिन जो दूसरी चीज हो रही है, the sense in which our nationalism is different at this conjuncture, कि up until 2009 elites had this confidence that they can culture the diversity of their respective countries into a hegemonic paradigm। In the United States, the claim was कि नए तरह के इमिग्रेंट्स ग्रुप्स आते हैं और उनको हम अमेरिकन किस तरह बनाते हैं, by molding them into some concept of whiteness, right? In fact, this lovely book by Lawrence Kaufman, White Shift, most incredible data, and I think the central claim is that the model of cultural assimilation, right, of elites in the Anglo-Saxon world was assimilating to a certain kind of whiteness। इंडिया में भी उसकी एक एनालॉजी है, राइट? कि व्हेन न्यू ग्रुप्स राइज, जैसे दलित कॉन्शियसनेस राइजेस, जो हमारा कॉन्टेस्ट ये रहा है, कैन दैट दलित कॉन्शियसनेस बी सोशलाइज्ड एंड असिमिलेटेड इनटू अ लार्जर हिंदू कॉन्शियसनेस? दैट्स वन एक्सिस, एंड देयर इज अनदर एक्सिस दैट सेज this dominant form of majoritarian consciousness needs to be deconstructed in order for liberatory possibilities to exist, right? So that economic crisis finally coincides with a crisis of the cultural identity of these elites, where they are no longer confident, can you assimilate the social and demographic changes that are happening, either through immigration, newly rising social groups, into a dominant hegemonic cultural paradigm, right? India में that's taken the and why I think the Dalit question is still actually an important question, I think, in this debate over nationalism, is part of the upper caste anxiety, right? Stems from the fact that can they retain hegemonic control over the means of cultural identification and production in this society, right? And one way you do it is by assimilating Dalits in it. That was at least the story they wanted to tell. But the less confident you are of that story, the more it creates a deep crisis of insecurity amongst elites in that society. And one manifestation of that is, 15 years ago in my field, political theory, all the books were about the rights of cultural minorities, right? Now there's actually a flourishing subfield called the rights of cultural majorities, right? Which is a reflection of that historical question: to what extent have cultural majorities got the right to, and they present it as a right, Hindu nationalism also presents it as a right, to
maintain their dominant cultural hegemony. So these are some of the different aspects, I think, and so इसलिए मैं population को translate नहीं करना चाहता हूँ. I think इसके जो अलग अलग पहलू हैं, anti-elitism, anti-institutionalism, जो संस्थाओं के प्रति उदासी है, in principle they are not closely connected. लेकिन ये पैकेज में ऑलमोस्ट हर देश में एक तरह से उभर के आया है. हाँ, इसलिए यह कहा जाता है कि भारतवर्ष को अपवाद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में यह एक रुझान है पॉपुलिज्म का. इसलिए भारतवर्ष भी अगर ग्रस्त हो गया इससे तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन क्या आप इसको सिर्फ अंतर मानते हैं डिग्री का, या आप इसे प्रकृति का भी अंतर मानते हैं कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है और दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है, जिसके कुछ बुनियादी घटकों की तरफ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ या कुछ तत्वों की तरफ आपने इशारा किया, उसमें बुनियादी फ़र्क है प्रकृति का, या ये सिर्फ डिग्री का फ़र्क है? देखिए, ये सवाल थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि ये सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी संस्थाएं कितनी मजबूत हैं. सो अगर मैं वैचारिक दृष्टि से देखूं, वैचारिक दृष्टि में देखूं तो मैं कहूँगा कि बुनियादी अंतर नहीं. बुनियादी अंतर इसलिए नहीं है, अगर आप विक्टर ओरबान को देखें, राइट विंग ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी को देखें, तो ये सारे तत्व उनमें मौजूद हैं. और इन तत्वों के अलावा जो एक बड़ी चीज़ है कि पॉपुलिज्म का जो प्रीऑक्यूपेशन रहा है वो सिविल सोसाइटी के साथ रहा है. ये लंबा खेल खेल रहे हैं. सत्ता का तो खेल है ही है, लेकिन जो लंबा खेल इस सेंस में है कि जो सांस्कृतिक ध्रुवीकरण है किसी समाज का, उसको कैसे परिवर्तित किया जाए. तो वैचारिक संदर्भ में अगर देखें तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ डिग्रीज, नॉट ऑफ माइंड. लेकिन अगर आप संस्थात्मक दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हैं कुछ बुनियादी फर्क है. और जो 3-4 बुनियादी फर्क भारत के संदर्भ में जो अहम है, एक तो द प्रेजेंस ऑफ आरएसएस. एंड प्रेजेंस ऑफ आरएसएस इन दिस सेंस कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी छोड़ दीजिए, लेकिन एक इस तरह की संस्थान खड़ी करना जिसमें by some estimates about 5 million foot soldiers and workers right now. उनका खुद का दावा है कि इस चुनाव में करीब 5 million foot soldiers are working for the BJP. ये जो एक संस्थात्मक घटना है जिसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए, हमारे से इसको समझ ही नहीं पाए. वो एक तो पहले तो आइडियोलॉजिकल डिसमिसल था, लेकिन अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की दृष्टि से देखें कि किस तरह के समाज में और किस देश में, और हम कहते हैं हमारे देश में तो संस्थाएं बन ही नहीं सकती, हम कुछ स्केल ही नहीं कर पाते हैं, राइट. ये कैसा संयोग है कि इस तरह की संस्था खड़ी हो गई है जो ना केवल 50-60 साल से ये काम कर पा रही है, लेकिन इस स्केल पे काम कर पा रही है और पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स के बावजूद ये काम कर पा रही है. ये एक बुनियादी फर्क है. और ये एक बुनियादी फर्क इसलिए है कि अगर वैचारिक उलट पलट हो भी जाए सत्ता में, तो भी ये जो इस संस्था का जो फुटप्रिंट है हमारे समाज में, ये उसका ध्रुवीकरण, सामाजिक जो सांस्कृतिक ध्रुवीकरण है, उसको बदलने का सामर्थ्य रखता है. तो ये संस्थात्मक दृष्टि से देखें तो शायद मैं कहूँगा ये एक बुनियादी फर्क है. मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मौजूदगी एक फ़र्क ला देती है और उसको समझने की ज़रूरत है. लेकिन एक ऐसे देश में जो फ़ख्र करता है यह कहकर कि हम विविधताओं के देश हैं और उदार सहिष्णुता के देश हैं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था की इतनी व्यापक स्वीकृति और उसको एक सामान्य घटना मानना, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर एक पहचान देखेंगे तो वह एक सूक्ष्म स्तर पर मुसलमान विरोध है और ईसाई विरोध है, जो अब बहुत खुलकर आने लगा है. यह समाज में कैसे स्वीकार्य है? और
ये मैं अगर एक दूसरी बात कह दूं, आप अपनी बात इत्मीनान से कहिए कि पश्चिम में एक दुर्घटना होने के बाद उसे पहचाना गया और एंटीसेमिटिज्म को या यहूदी विरोध को एक प्रकार की असभ्यता माना गया, लेकिन भारतवर्ष में वह सह्य है, सहनीय है, बर्दाश्त, न सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है बल्कि वैसे लोगों को इज्जत के साथ बिठाया भी जाता है। इस पूरी परिघटना को आप कैसे देखते हैं? इसका उत्तर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ज़्यादा समझते हैं। देखिए, आई थिंक इस संदर्भ में आई थिंक थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया का इतिहास अब दो नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव तो ये है कि एक सेक्युलर कल्चर बन रहा था, थोड़ा सा टेन्यूअस था, उसको हमने एक नाम दे रखा था कांग्रेस पार्टी, द आइडिया ऑफ कांग्रेस, not the realities of Congress, right? The idea of Congress. लेकिन अगर आप 2020 हाइटसाइड से ये सवाल पूछे कि ये महात्मा गांधी का असैसिनेशन नहीं हुआ होता 1947 में, तो हिंदुस्तान की राजनीति 1950s में क्या स्वरूप लेती? Which is to say, was it a series of contingent events that blinded us from the fact that this division in India is actually quite deep? This has not been invented now. Now, uska history of partition, we can go into that. Right? So, मैं तो समझता हूँ कि इसकी जो जड़ है वो बहुत गहरी है, और वो जो पार्टीशन के डिबेट्स है तब से जारी, कि when the question became in a democratic context, right? The debate over representation was who gets to exercise power in a democratic representative system. और जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो सवाल उठा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल डेमोक्रेसी से जुड़ा सवाल है, ये संस्कृति से जुड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही नंबर्स बिगिन टू मैटर, डेमोग्राफी बिगिंस टू मैटर। और जो सबसे बड़ी सोच है जो आरएसएस की, वो एक तरह से डेमोग्राफिक सोच है। उनको हिंदू होने का क्या अर्थ है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ा संगठन है, और बड़ा संगठन आप जब ही बना सकते हैं जब एक सिंप्लिसिटी हो मैसेज में, नहीं तो आप वो वाद विवाद में उलझ जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरह। एक सिंपल मैसेज है, ये हमारे दो गोल हैं, आप इन पे चलिए, बाकी हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो जो एंटी इंटेलेक्चुअल, लेकिन डेमोक्रेसी में और जो डेमोक्रेटिक कंसीट है आरएसएस की, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1857 के बाद, इनफैक्ट सैयद के अहमद खान ने ये सबसे पहले पहलू रखा था सबसे सामने, कोटिंग चैप्टर 16 ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में demography will matter. RSS basically took that idea कि अगर if demography matters, then the meaning of democracy has to be a form of political power where Hindus are hegemonic. And to maintain their hegemony, you have to maintain their numerical hegemony. I mean, ये जो सब बात करते हैं लव जिहाद की, कन्वर्शन की, If you think about it, what's at the bottom of it? A demographic imagination. भाई हमारी संख्या कम हो जाएगी, कम हो जाए, मान लीजिए कम भी हो गई, उसमें क्या हर्ष है? हर्ष ये है कि फिर सत्ता चली जाएगी, राइट? तो उस अगर नजरिए से देखें, वो वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर में बहुत निहित है, एंड दैट्स एन आर्ग्यूमेंट दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ आप ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। वो डेमोग्राफिक एंजाइटी बहुत वाइड स्प्रेड है, वो कांग्रेस में भी थी बाय द वे। आप कांग्रेस पार्टी का यूपी में इतिहास देखें 1957 में, अभी मैं वापस पढ़ रहा था पॉल ब्रास की किताब चरण सिंह पे, गोविंद बल्लभ पंत ने जो एक प्रक्रिया शुरू करी थी, डी मुस्लिमाइजेशन ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर इन 1950s and 60s, राइट? एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेमोग्राफिक इमेजिनेशन, राइट? सो अगर उस संदर्भ में देखें, दैट इज एन एंजाइटी दैट फ्री फ्लोट्स independently of whether you hate Muslims, not hate Muslims, वो now the question is कि अगर वो रही है पिछले 80-90 साल,
what are the political conditions under which it can be contained, right? और जब तक आपके पास एक ऑल्टरनेटिव की क्रेडिबिलिटी थी, राइट, लोग नेहरू जी की बात करते हैं, लेफ्ट हिस्टोरियंस ने कहा नेहरू वाज अ बुर्जुआ, लास्ट बुर्जुआ, हम कहते हैं नेहरू डिड नॉट बिलोंग टू इंडिया, लास्ट इंग्लिशमैन। लेकिन कुछ भी हो, एक डेमोक्रेटिक आस्था थी लोगों को। हमको शायद उनसे सहमति ना हो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विचारों से सहमति ना हो, लेकिन एक मूल आस्था थी, जो वो एक मोदी जी फ्रेज यूज करते हैं, नियत साफ है। जब उस ऑल्टरनेटिव की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, तो वो जो एक लेटेंट प्रक्रिया थी, उसका कोई काउंटर नहीं रहा। और आज इस चुनाव में भी आप देखिए, कांग्रेस जो खेल खेल रही है, दैट डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन, हम भी हिंदू हैं, वो इस बात का सूचक है कि वो उनमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हम कोई और क्रेडिबल नैरेटिव बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा वो सहिष्णुता तो है वैचारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे भी एक तरह की वो सहिष्णुता है, लेकिन जहाँ वो एक राजनीतिक स्वरूप लेती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप तो हिंदी नॉवेल्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो एक सबसे बड़ी बात मेरे को लगती है 1920s 30s का आप सारा लिटरेचर देखें, कोई भी लिटरेचर देखें, राही मासूम रजा से लगा के, एक स्टैंडर्ड नैरेटिव उसमें ये उभर आता है कि देखिए एक सामाजिक सहिष्णुता थी, कैसी भी सही खराब हमने एक साझा संस्कृति बना रखी थी। उसमें विकृति कब आई? जब ये पॉलिटिशियन आ गए, मुस्लिम लीग आई, कांग्रेस वाले आए, गांव का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। और आज भी जब हम कम्युनल एमिटी की बात करते हैं, दो पैरेलल डिस्कोर्सेस हैं। एक सांस्कृतिक डिस्कोर्स है, साझा संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब है, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो हम सांस्कृतिक संदर्भ में उस कॉम्युनल हार्मनी को देखें तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल हार्मनी में ट्रांसलेट हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ये एक एक्चुअली गलती है। अगर मैं चरण सिंह का उदाहरण लेना चाहता हूं क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स है। आप चरण सिंह के विचार देखें हिंदूज और मुस्लिम्स पे, बीजेपी जितने या बीजेपी से ज्यादा कॉम्युनल है। तो दोनों डायरेक्शन से देख सकते हैं कि यू हैव electoral secularism that is compatible with cultural communalism, and sometimes the reverse, which is cultural communalism that ends up being compatible with electoral secularism. तो वो जो डिसजंक्शन है कल्चरल डिस्कोर्स और कम्युनल, तो वो जो सहिष्णुता और ये सब वाली बात है, उसका हाउ डू यू ट्रांसलेट इट इनटू डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजॉरिटेरियन आइडेंटिटी? दैट्स अ मच मोर डिफिकल्ट। आपने आखिर में उस शब्द का इस्तेमाल किया सेक्युलरिज्म, और एक आरोप यह लगाया जाता है, और आपने अभी जो एक 8-9 मिनट का वक्तव्य दिया था उसमें अगर मुझे हल्की सी याद है तो यह आरोप है कि दरअसल सारा कसूर इस प्रत्यय का है, इस अवधारणा का है जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। यह बात हिंदी में निर्मल वर्मा भी कहते थे और आशीष नंदी और दूसरे लोग एक दूसरे ढंग से इस बात को कहते हैं। मैं थोड़ा सरलीकरण कर रहा हूँ, लेकिन वह यह है कि इस सेक्युलरिज्म ने आकर हमारी चेतना में एक फांक डाल दी, और हमारा समाज जो कि दरअसल समुदायों का समाज था, पश्चिम से आई हुई अवधारणा ने हमें बिल्कुल विस्थापित कर दिया सांस्कृतिक रूप से। इसका पहला अपराधी नेहरू को ठहराया जाता है, लेकिन हम उस पर ना जाएं कि अपराधी कौन था ना था। लेकिन अगर मुझे याद आता है तो आपने उस वक्तव्य में ये कहा था कि ये एक तरह का झूठ है जो कहा जाता है कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। मैं ठीक उस वाक्य को याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जो आरोप है और बौद्धिक विचार विमर्श में अब तक यह कायम है कि दरअसल गलती यहाँ हुई और हमने सामुदायिक विचार करने के तरीके को छोड़ दिया। इसको आप कैसे देखते हैं, अगर मैं आपके उस वक्तव्य का सहारा लूं? नहीं तो ये एक्चुअली हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। हमने ही ये बात इतनी उलझाई, और इस तरह के डिस्टिंक्शंस जो मेरे हिसाब से
फॉल्स डिस्टिंक्शंस हैं कि हमारा समाज समुदायों का समाज है, वेस्टर्न समाज है, व्यक्तियों का समाज है, ये एक तरह से हमारे सेल्फ जस्टिफिकेटरी आइडियोलॉजीज थी। देखिए, मैं इसका उत्तर दो तरह से देना चाहता हूँ। एक तो वैचारिक स्तर पे कि कोई भी आधुनिक समाज है, कोई भी आधुनिक समाज है, मॉडर्निटी को डिबेट कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन आधुनिकता का जो एक अहम पहलू है वो पहलू ये है कि अगर आप किसी पे भी पावर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उस व्यक्ति को कुछ जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, भैया किस अथॉरिटी से क्यों हम आप पे ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब समुदाय भी एक दूसरे से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहली चीज ये मांगते हैं कि साहब आप अपने विचार हम पे मत थोपिए, अपनी संस्कृति हम पे मत थोपिए। माइनॉरिटीज मेजॉरिटी से ये मांगती हैं, मेजॉरिटी भी जब कहती है वी आर इन डेंजर, वो यही कह रही है भाई आप सेक्युलर विचार हम पे थोपिए मत। सिंपल सरल सी बात है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस विचार का बहुत प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट कब होता है? जब कोई हम पे चीज थोपी जाती है। सेक्युलरिज्म सिर्फ इतनी मांग करता है कि ये जिस सरल विचार का हम प्रयोग करते हैं अपने आम जीवन में जब भी हमको बचाव की जरूरत होती है, उस विचार का हर व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार दे दिया जाए। अगर कोई समुदाय ये कह रहा है दूसरे समुदाय से आप अपने विचार हम पे मत थोपिए, तो स्वाभाविक है कोई व्यक्ति उस समुदाय में भी उस समुदाय से ये कह सकता है सब समुदाय के विचार मुझ पे मत थोपिए, ये मेरे से नहीं बनता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर आप इस संदर्भ में देखें तो ये जो डिस्टिंक्शन है कि वेस्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, हम सामुदायिक है, कम्युनल है, बिल्कुल बेबुनियाद सा लगता है। सबसे पहली चीज ये, इस वैचारिक स्तर पे मैं और जो आधुनिकता की प्रक्रिया है वो यही है कि ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, हर क्षेत्र में पूछे जाएंगे। पहले हमने स्टेट से पूछा, वी कांट रिलाई ऑन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, स्टेट्स मस्ट जस्टिफाई देमसेल्व्स टू डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन। लेकिन यही सवाल बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी में भी पूछे जाएंगे, यही सवाल आजकल फैमिली और प्राइवेट स्फीयर में भी पूछे जाएंगे कि फैमिली में भी आप ये नहीं कह सकते साहब ये फैमिली यूनिट है, इसलिए कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि ये मुझ पे क्यों थोपा जा रहा है। तो ये तो एक प्रक्रिया है आधुनिकता की, और जो आधुनिकता का जो सबसे अट्रैक्टिव पक्ष है वो यही है कि इसको उजागर करता है, वो एक स्पेस देता है कि हर कोई व्यक्ति ये सवाल पूछ सके। इस सेंस में ये ईस्ट और वेस्ट का डिवीजन कि उनका सेक्युलरिज्म अलग, हमारा सेक्युलरिज्म अलग, ये एक बेबुनियाद है। दूसरी बात रही, दूसरे तरफ से देखें सामूहिक तौर पे, लुक, नेशनलिज्म वेस्ट में निकला और इससे ज़्यादा समूहवाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नेशनलिज्म एक तरह का समूहवाद है जो बाकी तरह के समूहवादों को एक तरह से बिल्कुल हल्का फुल्का पीछे करके छोड़ देता है। तो ये इस डिबेट में जो हम पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में उलझ गए थे, मेरे ख्याल से वैचारिक स्तर पे बेबुनियाद है। आज जो हमारे समाज में जो संघर्ष है वो यही संघर्ष है कि हर व्यक्ति, हर समुदाय सिर्फ यही अधिकार तो मांग रहा है कि आप हमसे कुछ थोपिए मत, हम पे कुछ थोपिए मत। राइट? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म जब नेहरू का क्रिटिक करता है तो उनका क्रिटिसिज्म यह है साहब नेहरू पे ने हम पे सेक्युलरिज्म थोप दिया। ठीक है, माना नेहरू जी ने आपने मान लीजिए थोप दिया, लेकिन अगर उनमें जो कमी थी, जो उनकी मॉरल फेलिंग ये थी कि उन्होंने आप पे कुछ थोपा, तो आप भी उसको इंटरनलाइज कर दीजिए और दूसरों को सिर्फ यही अधिकार दे दीजिए कि आप उन पे कुछ ना थोपें। सिंपल सीधी सी बात है। इसमें ये हम इस विवाद में भी नहीं पढ़ सकते ये सेक्युलरिज्म इंडियन है या नहीं है। आप भी इसी, एक बार कुछ एमपीज के साथ फ्री स्पीच पे हमने एक सिंपोजियम किया था, तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे अपने समुदाय के सेल्फ एस्टीम के बचाव में।
सीधी सी बात है, आप जो अधिकार मांग रहे हैं दूसरा भी वही अधिकार मांग रहा है। तो ये कुछ आई थिंक हम बुद्धिजीवियों वी हैव टू टेक द ब्लेम कि हमने इसको इतना उलझाया, वो ऐसे कान पकड़े सेक्युलरिज्म के, वैसे कान पकड़े सेक्युलरिज्म के। पॉलिटिकल स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे मैं ये कहूँगा कि ठीक है, मान लीजिए नेहरू जी थे, लेकिन नेहरू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेशन, और जब तक वो लेजिटिमेशन था वो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बरकरार रखा। अच्छा, आप कहते हैं साहब हिंदू संस्कृति खतरे में आ गई उससे। अब नो, इतना बड़ा हिंदू समाज है और कहीं भी चारों तरफ देखे, कभी मुझे तो ये संस्कृति खतरे में लगी नहीं। खतरे में सिर्फ उन लोगों के लिए लगी और उन्हीं लोगों से ये हिंदुत्व निकला है। में दो चीज़ें थी, एक तो एक्सपीरियंस ऑफ पार्टीशन, जो ज़रूर एक तरह से यू माइट से इज अ फिशर इन इंडियन थिंकिंग, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को लगा जिनको हिंदू धर्म के प्रति इनसिक्योरिटी थी, कि ऐसे माहौल में जब लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, तब हम कैसे इन सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को जस्टिफाई करें। जिनमें वो इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस है, वो कभी इस बात, नॉट ओनली इस बात की परवाह नहीं करेंगे, वो कहेंगे हाँ और सवाल पूछिए, ये तो अच्छा वाद विवाद का विषय है। जो हिंदू धर्म के मूल प्रश्न है कि चेतना का मूल आधार क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कौन रोकता है इस सवाल को? आप मंदिर जाना चाहे, कौन रोकता है आपको मंदिर जाने से? उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को इस चीज से हीनता महसूस होती थी लेकिन वो हिंदू धर्म बनाए रखना चाहते थे, उनमें एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आया है। और उस इंटेलेक्चुअल क्राइसिस, मैं तो ये मानता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके दो स्रोत हैं। एक स्रोत तो ये कहते हैं साहब पश्चिमीकरण हो रहा है, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखें तो जो उसका जो सबसे गहरा स्रोत है वो हमेशा जाति प्रथा ही रही है। कि हिंदू समाज को जो सबसे बड़ा भय रहा है वो ये नहीं रहा है कि पश्चिमीकरण होगा, वो ये रहा है इंटरनली कि अगर जाति प्रथा रही तो व्हाट हैपन्स टू द डेमोग्राफी आर्ग्यूमेंट, राइट। सबसे बड़ा यही था कि भाई हम तो हिंदू के रूप में संगठित नहीं हो पाते, नंबर्स ही नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक तौर पे भी, राइट, if we take the social question of caste seriously, then what remains of that intellectual tradition? आप उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसका जो दार्शनिक स्वरूप है, उसको उसके सामाजिक स्वरूप से रेस्क्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और नेशनलिस्ट मूवमेंट में वो कॉन्फिडेंस था, सही गलत उसके लिमिटेशंस भी थे, लेकिन एक प्रोजेक्ट तो था कम से कम। आज वो प्रोजेक्ट एकदम से खत्म हो गया है। तो आज जो नई जो नया द्वंद्व उभर के आया है, अंबेडकर से भय क्या है? एक तरफ तो अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने का प्रयास है, लेकिन अंबेडकर का जो मूलभूत सवाल था कि कैन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस सर्वाइव द सोशल क्वेश्चन, उसने इंडियन राइट विंग को भयभीत कर रखा है वैचारिक स्तर पे। और वो भय है, वो उनकी इनसिक्योरिटी का कारण है, लेकिन उस भय को वो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते उस रूप में, क्योंकि सामाजिक तो सोशल क्वेश्चन दे डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट। आई मीन नॉर्मेटिवली स्पीकिंग वी ऑल हैव टू बी एंटी कास्ट, लेकिन वो फिर इस स्वरूप में निकल के आता है कि हमको एक छोटे से इंग्लिश स्पीकिंग एलीट ने विक्टिमाइज कर रखा है। एक और बस फाइनल बात है, सॉरी थोड़ा लंबा जवाब है। एक जगह जहां ये बात जरूर आई थिंक उभर के आती है वो है भाषा के सवाल पे। ये मैं कहूँगा अपनी काफ़ी चर्चा हो चुकी है इस बात में। नॉर्थ इंडिया में जरूर ये एक सांस्कृतिक सवाल है। बाकी सभी भारतीय भाषाओं में बिकॉज ऑफ रीजनल मूवमेंट्स एटलीस्ट पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन विद द रीजनल लैंग्वेज वाज प्रेस्टिजियस। बंगाली में हो, मलयालम में हो, तमिल हो। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है यही एक ऐसा क्षेत्र है
जहाँ द elites have to signal social mobility by distancing themselves from हिंदी, और हिंदी भाषियों की एक पर्टिकुलर सांस्कृतिक विडंबना है। तो नॉर्थ इंडिया में वो एक वो सांस्कृतिक कंजंक्शन हो गया, एक तरह से एक अमेलगम सा बन गया है। इलीट्स है, सेक्युलर है, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो एक, तो उसको शायद वो प्रोजेक्ट करने में थोड़े ज़्यादा सफल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, बिकॉज जहाँ वेयर लैंग्वेज डजंट इंटरवीन एज परमानेंट। हमने हिंदू शब्द का कई बार इस्तेमाल किया। इस पूरी बहस में यह चिंता पिछले 10 वर्षों में खासकर जाहिर की गई है, और पहले भी, कि दरअसल गड़बड़ ये हुई कि हमने हिंदू धर्म को उनके हाथों छोड़ दिया और हमने हिंदू धर्म को अपनाया नहीं और उस पर गहराई से बात नहीं की, वगैरह वगैरह वगैरह, जबकि हमें हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए था और उस पर बात करनी चाहिए थी। अब इसके साथ एक दूसरा सवाल ले लें कि क्या भारत का बुनियादी सवाल यही है और क्या भारत का बुनियादी संघर्ष यही है कि हिंदू धर्म को उनके द्वारा कब्जा किए जाने से बचाना और यह बतलाना कि असली हिंदू हम हैं और यह असली हिंदूपन है? तो फिर भारत के उन तमाम लोगों का क्या जो कि दरअसल हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उनका इस प्रश्न से क्या लेना देना है, लेकिन इसको एक बुनियादी सवाल के रूप में पेश किया जाता है कि असली गड़बड़ी ये हुई है कि हमने छोड़ दिया उसको। एक तो यह कहा जाता है, दूसरा उसके साथ यह कहा जाता है कि हमने राष्ट्रवाद को भी छोड़ दिया, उनके हाथों दे दिया हमने राष्ट्रवाद को, हमने बात ही नहीं की। तो इन दो चिंताओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, और ये दो चिंताएं शायद काफ़ी जुड़ी हुई भी हैं। सो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमने उन दो हिंदू धर्म, एक तो जब भी किसी भी लोकतांत्रिक संदर्भ में, लोकतांत्रिक संदर्भ में जब भी कोई कहता है कि हमने उनके लिए छोड़ दिया या दे दिया उनको, वैचारिक उस तरह से देना लेना नहीं होता है। कोई वो थोड़ी था कि कोई गिफ्ट थी, हमने रैप करके उनको दे दिया, और जो उन्होंने लिया वो हिंदू धर्म नहीं लिया। कहाँ है आरएसएस में धार्मिक सोच कहाँ है? कोई चेतना के बारे में सोच है, कोई हमारे जो आंतरिक द्वंद्व हैं हमारी आत्मा के, उनके बारे में कोई सोच है? तो ये जो कहते हैं आरएसएस ने हिंदू धर्म ले लिया, उन्होंने हिंदू धर्म कहाँ लिया? उन्होंने जो लिया वो एक हिंदू डेमोग्राफी ली, राइट? और जब हम उस चर्चा में उनसे शामिल होने की कोशिश करते हैं तो हम उसी डेमोग्राफिक सोच को बढ़ावा देते हैं कि भाई सबसे अहम बात यह है, आज सबको गिनना चाहिए कितने हिंदू हैं, सब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम उसी प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो मैं तो ये नहीं मानता हूं कि वैचारिक स्तर पे वहां पे कोई डायलॉग मुमकिन है, क्योंकि वो डायलॉग ना धर्म का है, ना विचार का है, ना मेटाफिजिक्स, वो एक डेमोग्राफी का डायलॉग है कि क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि डेमोग्राफिकली हिंदूज की पावर कम नहीं होनी चाहिए, और उसके हम 2-3 लिटमस टेस्ट रख देते हैं। तो उस संदर्भ में किस विषय पे बातचीत होगी? क्या बातचीत करेंगे आप? क्या ये बातचीत करेंगे कि जो आधुनिक भारतीय हिंदू चेतना थी उसने शंकराचार्य के खिलाफ क्यों रिवोल्ट किया, जो उसके 3 अहम पहलू थे, मायावाद, भगवत गीता 2:14, निष्काम कर का जो उसका इंटरप्रिटेशन था, मॉडर्न हिंदू थॉट ने उसको क्यों रिजेक्ट किया? उस चिंता में किसको रुचि है? जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, मैं वहाँ की बहुत, जब दिमाग भरा हो, जब दिल भरा और दिमाग खाली हो तो शास्त्र चर्चा में किसको रुचि है? तो अब वो शास्त्र चर्चा उनसे कर ही नहीं पाएंगे, वो हमने किसी ने दिया नहीं। हाँ, ये जरूर आई थिंक और यहाँ पे थोड़ा बुद्धिजीवियों का आई थिंक अगेन वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये जरूर हमने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उनका ये जो नैरेटिव था कि हिंदू धर्म खतरे में है, उसको काउंटर में, कहाँ खतरे में है? किसने किसको क्या करने से रोका है? इसका हमने सही जवाब नहीं दिया। दूसरी जो हमने चीज करी, जहां पे वो जो सेक्युलरिज्म और राष्ट्रवाद की जो बात है कि ये जो सूडो सेक्युलरिज्म का आर्ग्यूमेंट,
और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि जो हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर था कुछ हद तक दोषी रहा है। राजीव गांधी का जो कार्यकाल था, उसने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि हर कम्युनिटी में इनसिक्योरिटी पैदा हुई, क्योंकि उसने एक सामूहिक पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश करी कि हिंदू नेशनलिज्म भी चलाएंगे हम, मुस्लिम नेशनलिज्म भी चलाएंगे साथ। इंडियन फ्री स्पीच का जो डिस्कोर्स था उसमें सैटेनिक वर्सेस वाज अ वेरी पिवटल मोमेंट। उसने इस बात को एक तरह से बढ़ा, मंदिर भी फिर उन्होंने खोला जब वहां पे सैटेनिक वर्सेस बैन करी तो उसको और वो जो एक राजनीतिक प्रक्रिया चली जिसका सबसे बड़ा विक्टिम कांग्रेस पार्टी थी कि आज नॉर्थ इंडिया में ये परिस्थिति ना हिंदुओं को वास्ता है कांग्रेस पार्टी में, ना मुसलमानों को वास्ता है कांग्रेस पार्टी में, या नहीं रही। अब देखते हैं इस चुनाव के बाद क्या होता है। तो जो प्रॉब्लम थी वो वैचारिक स्तर पे नहीं थी, वो ये थी कि जो इस संविधान के संरक्षक थे उन्होंने ही इस संविधान के जो मूल विचार थे जिन पे उनकी सत्ता कायम थी वो ही उनसे परे हट गए। और जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है इंडियन सेंटर का और इंडियन सेंटर लेफ्ट का, वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, वो वैचारिक क्राइसिस नहीं है। आज भी कांग्रेस पार्टी को जो जवाब देना पड़ता है, लेफ्ट को वो ये नहीं देना पड़ता आपके विचार क्या हैं, विचारों से तो आप सहमति मनवा लेंगे, उनको जवाब ये देना पड़ता है अब हम आप पे विश्वास क्यों करें, आप में क्या सामर्थ्य है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो क्रेडिबिलिटी का गेम होता है। सो मेरे ख्याल से वो क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन है, ये वैचारिक क्वेश्चन है। जहां तक है राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद का भी मैं हिस्टोरिकल मेमोरीज आर शॉर्ट, पर अगर आप 2004 और 2009 का पीरियड देखें, वही इलीट्स, वही अभिजात वर्ग जो आज इतना इनसिक्योर महसूस कर रहा है, they actually thought UPA 1 was a vehicle of Indian global ambition. एक बड़ा हम ही इलीट्स ने ग्लोबलाइजेशन नैरेटिव चलाया था, इंडिया इज रिजन, इंडिया इज फाइनली अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जो हमारी सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम थी उसका एक फाइनल समाधान निकल रहा है। 8% ग्रोथ रेट, इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज, 36% इन्वेस्टमेंट रेट, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। वाह, ये भी तो राष्ट्रवाद है करेगा। राष्ट्रवाद का क्राइसिस कब शुरू हुआ? जब उस नैरेटिव की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और वो एक ऐसा सहयोग बना, फिर वो 26/11 हुआ, जो भी हुआ, कि बीजेपी भी अगर आप सही मायने में देखें राष्ट्रवाद को कहाँ अप्रोप्रिएट कर पाई है। जो खतरा है बीजेपी का वो ये नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रवाद को ली, तो राष्ट्रवाद एक तरह से अगर सही मायने में सोचे तो एक तरह का नया नैरेटिव बना सकता है सुमोद। खतरा जो बीजेपी का ये है कि उन्होंने जो स्वरूप दिया वो ये दिया कि राष्ट्रवाद का अर्थ है एक एंटी संस्थात्मक सोच। राष्ट्रवाद का अर्थ है एक फॉल्स मिलिट्रिज्म। कितना वो कर पाएंगे, पाकिस्तान को क्या ठीक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन जानता। और आज जो कश्मीर में परिस्थिति है, पाकिस्तान में परिस्थिति है, ये साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि कश्मीर में हालत 5 साल से पहले बहुत ज़्यादा बदतर है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को ही ये कन्विक्शन नहीं रहा कि वो ये कहानी क्रेडिबली कह सके कि साहब ये राष्ट्रवाद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्रवाद के परिणाम तो देखिए, क्या इससे राष्ट्र मजबूत हुआ है। तो वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस मेरे ख्याल में वो ज्यादा गहन क्राइसिस है रादर देन दिस वैचारिक वीकनेस। ये सारे सवाल जैसा आप कह रहे हैं वैचारिक हैं, लेकिन इस देश में इन सवालों का समाधान शायद चुनाव से भी होने वाला है। और हम सांस रोक कर ये देखते रहते हैं कि चुनाव में क्या होने वाला है। अगर हम भारत से थोड़ा अलग हट जाएं और दुनिया के दूसरे देशों में निगाह डालें तो 2 तरह के संकेत मिलते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका जिक्र आपने किया पॉपुलिज्म और स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप के हवाले से, वो तुर्की है, एर्दोयान का। और दूसरा मुल्क है जो आप उसके बगल में है या
लेकिन दोनों का कोई मेल नहीं है, वो इज़राइल है। तुर्की से संकेत बिल्कुल अलग हैं, इशारे बिल्कुल अलग हैं। इस्तांबुल और अंकारा अब एर्दोयान के कब्ज़े से बाहर हैं और ज़्यादातर शहर, और ये माना जा रहा है कि उनकी ताकत घट रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो फिर चुनाव का इस्तेमाल करके इन सवालों को कैसे सुलझाया जाए, और चुनाव क्या करेंगे? ये तो बड़ा जटिल सवाल है। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, आई थिंक पहली बार जो चुनाव के मेरा जो व्यक्तिगत रुख है, ये तो समझ में आता है कैसे वोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स थे वो एक तरह से निरर्थक से हो गए हैं। मतलब आजकल ये लगता है कहाँ से सोचना शुरू करें, क्या सोचे पता नहीं। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नो आइडिया हाउ पीपल आर थिंकिंग अबाउट दिस। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो दो चीज़ है जो आपने उदाहरण दिए कि हमारे यहाँ जो एक समस्या है, और उस तरह से बीजेपी कह सकते हैं थोड़ी शातिर रही है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का शासन हमारी संस्थाओं के लिए बहुत गहरा संकट होगा और हमारी संस्कृति के नए ध्रुवीकरण के लिए बहुत गहरा संकट होगा। लेकिन जिस प्रक्रिया से उन्होंने वो किया है उसमें वो क्या कहते हैं, एक तरह से वो शहने वाली प्रक्रिया है। बड़ा राइट नहीं करेंगे, एक दो लोगों को लिंच कर देंगे, एक संस्थान को कुछ करेंगे, दूसरा संस्थान एक कुछ एडवर्स जजमेंट दे देगी, हम खुश होकर चले जाएंगे साहब, अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट तो दे दिया, ईसी ने एक जजमेंट तो दे दिया। तो टर्की में जो वो पोलराइजिंग मोमेंट आया, जिसमें किसी को ये संदेह नहीं रह गया कि ये क्या करने वाले हैं, एक तो ये, या उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, जो शहने स्ट्रैटेजी का ये है, आज दो लोगों का इस पर प्रभाव पड़ता है, कल 4 पे पड़ेगा। उसका जो एक परिणाम ये हुआ कि ऑपोजिशन जो है वो इन दोनों मुद्दों पे एकजुट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी वो एक मुगालता सा रह गया, शायद धीरे धीरे होगा। तो अच्छा, जहां कहीं भी राइट विंग मूवमेंट्स सफल हुए हैं, पॉपुलिज्म नहीं या राइट विंग मूवमेंट्स भी, उसका खास कारण ये रहा है कि बाकी जो समाज के तत्व थे, या तो उनमें थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई, हाँ थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन इतना नहीं होगा, या फिर वो इन दो मुद्दों पे, सांस्कृतिक ध्रुवीकरण पे और संस्थात्मक सृजनात्मक में एक साथ जुड़ नहीं पाए। तो अगर आप चुनावी स्तर पे देखें, पब्लिक ओपिनियन के स्तर पे देखें, इलेक्टोरल फॉर्म में देखें, तो बीजेपी को रेजिस्ट करना पाना इतना कठिन नहीं था। मैक्सिमम 38-60% वोटर्स तो है ही आपके पास, वो कंस्टिट्यूएंसी जो इनका एजेंडा नहीं मानती है। बाकी भी कई वोटर्स होंगे जो अगर कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव हो तो उसमें जो कर दे, वही लोग जिन्होंने 2004 में 2009 में मनमोहन सिंह को वोट दिया। तो इसका जो चुनावी परिवर्तन है, और मैं तो ये मानता हूँ, मेरा तो अभी भी विश्वास है कि आई थिंक Indian democracy has more resilience. I'm hopeful you will see a little bit of a surprise result, right? लेकिन जो राजनीतिक पार्टीज की जो सोच रही है कि जनता को अगर ये लगने लगे कि ऐसे मौके में भी अगर आप अपने छोटे स्वार्थ से उठकर नहीं देख सकते हैं, वेदर अलायंस का सिग्निफिकेंस क्या है? अलायंस का सिग्निफिकेंस खाली ये नहीं है कि आप किसके वोट किसके साथ जोड़ेंगे। अलायंस का सिग्निफिकेंस ये है कि जनता को एक विश्वास दिलाना कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमारी जो पारंपरिक सोच थी, हमारा जो स्वार्थ था, उससे ऊपर उठकर सोच सकते हैं। और मोदी जी के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है जिन तत्वों का, कई तरह की चीज़ें, लेकिन जो उसमें दो सबसे बड़ी बातें उभर के आती है वो यही है कि कुछ भी हो, गलत शलत कर रहे हो, लेकिन अपने से बड़ा सोच रहे हैं। ऑपोजिशन के बारे में ये कॉम्प्लीमेंट आज कोई भी नहीं दे सकता है कि अपने से बड़ा सोच रहे हैं।
सो इसलिए द वो जो एक पॉलिटिकल ओपनिंग थी, एक जो डिस्कंटेंट है गवर्नमेंट से, जो रियल डिस्कंटेंट है, उसको एक चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तित करना, वो बहुत चीज़ों पे निर्भर करता है। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है, अलायंसेस कैसी हैं, टैक्टिकल डिसीजंस कैसे हैं। इसलिए कोई डायरेक्ट लाइन ड्रॉ, और मेरे ख्याल टर्की में अब एक वो पॉइंट आ गया है, खासकर जो लास्ट 3-4 साल में एर्डोगान का रवैया रहा है और जो मिलिट्राइजेशन हुआ है, कि आई थिंक विद टर्की इज़ वेरी क्लियर इट्स डू और डाई। हमारी स्थिति कुछ हद तक इसराइल की तरह है। आई मीन एक जो एनालॉजी वो यही है कि हिंदू नेशनलिज्म का आइडियल हमेशा एक तरह का ज़ायनिज्म रहा है, एक वो वैचारिक अफिनिटी है। लेकिन इसराइल में भी जो लेफ्ट का डेसिमेशन हुआ, द इनएबिलिटी ऑफ अदर पार्टीज टू कम टुगेदर, राइट, जो वाइमार में हुआ, होप दैट डजंट हैपन दिस लाइक। लेकिन राजनीतिक संभावनाएं, आई मीन आई एम नॉट अ पॉलिटिकल फेटलिस्ट, राजनीतिक संभावनाएं बीजेपी को हराने की बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। भारत की जनता जिस तरह से जागरूक है, जिस तरह से अपना मत परिवर्तित कर सकती है, लेकिन किसी को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा को ये आस्था दिलाने के लिए, ये जो सब कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो इस काश के साथ मैं अपनी बातचीत खत्म कर रहा हूँ और अब आपके पास मौका है कि आप अपने सवाल कर सकते हैं। जी, अविनाश, माइक्रोफोन। प्रताप भानु मेहता साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की जो सियासत है उसका तज्जिया किया, और हिम्मत के साथ आपको दाद दूंगा कि आप जवाहर भवन में बैठ कर के आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू पार्टी हो गई है। मैं ज़रा इसी का सवाल मेरा है, जिसका जवाब चाहता हूँ कि आपने गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह से लेकर राजीव गांधी तक का जिक्र किया। आखिर 1984 में कांग्रेस पार्टी के सामने वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो आरएसएस की मां बन गए, और उस चुनाव में हमने अमेठी में नारा सुना, मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ लड़ रही थी कि बेटी है सरदार की, देश की गद्दार की। तो जो आज की सियासत हो रही है उनके लिए, तो उसके लिए तो हम उनको जिम्मेदार मानते हैं, जो जितना चाहे कहते हैं, लेकिन वो जो नेहरू की पार्टी थी, जो सेकुलरिज्म की अलंबरदार थी, आखिर उसे क्या हो गया? Thank you, Professor Mehta. The fundamental question that I keep asking myself as a citizen is that there is some flaw if we think that it is only a bunch of people sitting in the RSS and controlling these 5 million workers or the foot round. I know a lot of my friends are in my age like incited towards RSS. And I honestly see a very Nietzschean undercurrent over here, especially with the question of violence. And this question, I think, remains unsolved in the consciousness itself. So we can just not think about it as people controlling particular demography because they are sort of insightful by nature. But there is some kind of, like a Zionist question, the question of violence within the Indian soul, as it were, has not been solved. And this goes back to Gandhi and Savarkar. So that was a question I wanted to ask. जो डेमोग्राफी से जोड़ के आरएसएस की जो सोच है, उसका खौफ था, उसका डर था, डेमोग्राफी सेंट्रिक था, तो होना तो ये चाहिए था कि हिंदू एकता के लिए वो जाति को तोड़ते, और उसके बजाय उन्होंने, वो तोड़ नहीं सकते थे, इसके बजाय उन्होंने एक अदर का नैरेटिव बनाया और उस दुश्मन के लिए। तो ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है कि हम सिर्फ अदर को दिखा के और हिंदू एकता को बनाए रखेंगे, तो क्या लगता है ये कब तक चलेगी, कब तक आगे जा सकती है? क्योंकि ये जाति तोड़ने का सवाल अहम था, जिसको नहीं किया गया, घर को सुधारे बगैर, अपने घर को जोड़े बगैर तोड़ने की बात की। ओके, थैंक यू। प्रताप, आपने एक बात कही थी लेकिन वो बात हो नहीं पाई कि
अगर गांधी का असैसिनेशन नहीं हुआ होता तो इस मुल्क के पॉलिटिकल हालात क्या होते। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि राजीव गांधी ने अपने दौर में क्या किया और जिस तरह की नैरेटिव उनके बाद बनी, चाहे वो ताला खोलने की बात हो बाबरी मस्जिद की, या शाहबानों का मामला हो, या इलेक्शन में जिस तरह के नारे लगे मेनका गांधी के ख़िलाफ़। लेकिन मेरा मानना है कि जो राइट विंग आज है, अगर गांधी की हत्या नहीं हुई होती तो इस मुल्क का मेजॉरिटी हिंदू एक गिल्ट में जी रहा था कि हमने गांधी को मारा है, इसलिए वो राइटिस्ट टेक ओवर उस वक्त नहीं हो पाया। और नेहरू की अपनी पर्सनल जो पर्सनालिटी और क्रेडिबिलिटी थी, उसने हिंदुओं को बहुत हद तक रोक के रखा। नहीं तो राजीव गांधी ने यकीनन 80s में ऐसे हालात खोल दिए कि वो चीज़ें हमें 2014 में दिख गई, लेकिन वो समाज में चीज़ें बिल्कुल मौजूद थी शुरू से ही। लेकिन जो 2014 में कंप्लीट राइटिस्ट टेक ओवर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी को मारने का एक पॉलिटिकल गिल्ट हिंदुओं में था। और दूसरा ये कि जो मुसलमानों का सवाल है कि मुसलमानों को इंडियन स्टेट से जो रिलेशन था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कि इंडियन स्टेट से मुसलमानों का रिश्ता क्या होगा, जो 19th सेंचुरी में पूरा यूरोप ईस्टर्न क्वेश्चन की तरह समझता था, उसी तरह इंडिया में मुसलमानों को एक इक्वल सिटीज़न की तरह से कभी ट्रीट इंडियन स्टेट ने नहीं किया। वो हमेशा मुसलमानों को एज ए ग्रुप और एज ए मुस्लिम क्वेश्चन समझ रहा था, और उसका जवाब शायद आज तक इंडियन स्टेट और मुस्लिम क्वेश्चन के पास नहीं है। प्रोफेसर मेहता, मेरे बहुत छोटे सवाल हैं, 2 सवाल हैं। एक, आपने पार्टीशन का जिक्र किया, डीप भी और ऑनगोइंग भी, एक जारी जो है गहरा हुआ, तो इसको कैसे रोका जा सकता है, कौन रोक सकता है, एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो पावर का जो सवाल आपने, डेमोग्राफी हो, कल्चर हो, तमाम चीज़ से पावर का सवाल आता है डेमोक्रेसी में। तो पावर को हम जिस तरह से न्यू बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इमेजिनेशन में हम पावर के सवाल को इक्वालिटी और जस्टिस के पर्सपेक्टिव से कहाँ देखते हैं कि आने वाले वक्त में हम क्या कोई नए ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर सकते हैं? मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सॉरी बहुत एक्साइटिंग नहीं है। मैं अपने परिवार को, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी लिबरल सेक्युलर अपब्रिंगिंग दी है और जो अब पिछले 3-4 साल में एकदम से पलट गए हैं, उनको क्या कह सकती हूँ? पहला दौर कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा दौर। और एक तरह से सारे सवाल जुड़े हुए हैं। मैं जो आपका जो प्रश्न है, एक्चुअली सबसे गहरा प्रश्न वही है, क्योंकि जो आज जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि ये जो वैचारिक और तरह से कह सकते हैं हिंसा के बारे में भी जो द्वंद्व है, वो न केवल परिवारों को बांट रहा है, पर एक तरह से व्यक्तियों के भी अंदर वो आप द्वंद्व एक नए स्वरूप से देख सकते हैं। मतलब किस तरह से वही लोग और आजकल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खासकर दिल्ली जैसे शहर में पहली बार हुआ है शायद ये इंडिपेंडेंस के बाद, पिछले 15-20 साल में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ मित्रताएं और पारिवारिक रिश्ते राजनीतिक मुद्दों पर टूट रहे हैं। उनको क्या ऐसे संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए जो हमको करना पड़ेगा, और वही कुछ कोशिश थी इस व्याख्यान माला की, क्योंकि एक तो पहले थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा नेहरू ने कहा था गांधी जी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट आने पर, कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ वो ऑलमोस्ट साइको एनालिटिक इफेक्ट था, कि एक पॉपुलेशन थी, डरी हुई थी, आत्मसम्मान की कमी थी,
जो सबसे बड़ा काम गांधी जी ने किया उस भय को हटाने का और उसको एक नए तरह का आत्मसम्मान देने का। आज जो सबसे अग्रेसिव वर्ग भी है, टू गो टू क्वेश्चन ऑफ वायलेंस, और द क्वेश्चन यू आस्क्ड कि, एंड आई एग्री विद इट, दैट्स व्हाई आई रेफर टू द स्केल ऑफ द आरएसएस, कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि 4-5 व्यक्ति बैठ के कुछ कॉन्स्पिरेसी रहे। एक तरह से एक सांस्कृतिक बदलाव है, एक तरह से बड़ा गहरा। क्या वो इनसिक्योरिटीज और भय है, क्या वो क्राइसिस ऑफ सेल्फ एस्टीम है जो लोगों को इसकी तरफ धकेल रहा है? जहां उनको ये लगने लगा है, नौजवानों को ये लगने लगा है एक तरह से, अगर अनचैरिटेबली कहें तो क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी, थोड़ा चैरिटेबली कहें तो कह देंगे एक तरह से एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हम क्या हैं, हमारी क्या संभावना है, कि हमको इसका समाधान कहीं और नहीं मिल रहा है। और जब इसका समाधान कहीं और नहीं मिल रहा है तो हमको एक सरल उत्तर चाहिए। सरल उत्तर यह है कि कोई इसका समाधान दे देगा, वो क्या देंगे हमको इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो खासकर जो आत्मीय स्पेसेस हैं, मित्रताओं की, परिवारों की, वहां पे भी अगर ये स्पेस नहीं बन पाया कि ये हम बाद में तय करेंगे, आप कहाँ वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, क्या पार्टी है, क्या पार्टी है, लेकिन ये कौन सा भय है जिसकी वजह से आप ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंदू धर्म संकट में है? अगर उस भय में कुछ 2-4 वाजिब मुद्दे भी हैं तो उनका क्या कोई दूसरा समाधान है? सो वील हैव टू क्रिएट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। और जो सांस्कृतिक ध्रुवीकरण है आरएसएस का, जो उस तरह का, उसका जो प्रभाव है वो खासकर इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखता है। राजनीतिक स्तर पर तो एक तरह से एक भारी प्रभाव है, वो फिर भी झेल सकते हैं। द क्वेश्चन आई थिंक, एंड द क्वेश्चन, तो 1984 आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, मतलब वो एक तरह से आई थिंक अगेन इन रेट्रोस्पेक्ट, लेकिन वो जो एक माहौल था, मतलब दूसरे भी जो स्लोगन थे, इनफैक्ट जो दिल्ली में स्लोगन था, डू यू वांट द बॉर्डर ऑफ द कंट्री एट योर डोर स्टेप, राइट? What we see now pales in comparison to that. So, 1984 was a watershed in very many instances. It also created a template. अच्छा, और जो कांग्रेस पर जो what the Congress party is guilty of, ठीक है, मान लीजिए whatever you say 1984 was the past is past. लेकिन क्या जिन चेहरों ने वो परिस्थितियां कायम की थी, उन चेहरों में कोई बदलाव आया? If Kamalnath is the best face you can put forward, right? So we are not saying, ठीक है, the past is past, right? That credibility crisis still, you know, maybe people are looking for an excuse to vote for Modi. Maybe it's just an excuse. लेकिन the point is you're giving them that excuse, right? कि 20 साल बाद भी, 5 साल इलेक्शन हारने के बाद भी एक चेहरा नहीं बदला उस पार्टी में। ठीक है, हम लोग फिर भी वोट दे देंगे क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर इज गुड इन सोसाइटी, ऑल्टरनेटिव इज वर्स, लेकिन वो बुनियादी सवाल है जो पार्टीशन का जो मुद्दा है, एंड दैट्स एन अंडर करंट रनिंग थ्रू ऑल दिस। पार्टीशन इज अ ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर द सबकॉन्टिनेंट एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। पाकिस्तान's politics is still partition, you know, extended. Our politics is in some senses still is under the shadow of partition. Now, the question is, how do we tell a new kind of partition? And go back to something I just said, ki when we think of partition, we think of it in 2 registers. एक तो सांस्कृतिक register है कि एक ये अखंड भारत था, एक साझा संस्कृति थी जिसको हमने तोड़ दिया, 2 नेशन थ्योरी उसकी जगह आ गई, उस संस्कृति को शब्द विशब्द कर दिया, और उसका समाधान हम संस्कृति में ही ढूंढते हैं। हमारी भी आज भी डोमिनेंट लैंग्वेज है संस्कृति, भाईचारा, यू नो, अमन की आशा, सब सांस्कृतिक इनिशिएटिव्स, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, उसकी अपनी एक जगह है, राइट? लेकिन वो सांस्कृतिक भाषा जो राजनीतिक परिस्थितियां थी जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, एंड वो राजनीतिक परिस्थिति लोकतंत्र के अंदर से निकली थी।
कब पार्टीशन का डिस्कशन शुरू हुआ? जब लोगों ने ये कहना शुरू किया अब डेमोक्रेसी आ रही है, मेजॉरिटी होगी और माइनॉरिटी होगी। अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होगी तो माइनॉरिटी को डोमिनेशन से कैसे बचाया जा सके? बिल्कुल वाजिब सवाल। इसका संस्थात्मक स्वरूप क्या हो? इसका संस्थात्मक स्वरूप ये हो सकता है कि पावर शेयर होनी चाहिए। एक तो राइट्स होने चाहिए, लेकिन राइट्स को भी कोई तो इम्प्लीमेंट करेगा, इसलिए पावर शेयर होनी चाहिए। 1905 से 1947 तक वो निगोशिएशन चलता रहा। अब पावर कैसे शेयर करें? अगर आप मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को वीटो दे दें कुछ मुद्दों पे, तो मेजॉरिटी कहते हैं साहब ये हमारे साथ अन्याय है, इसमें कॉमन सिटीजनशिप कहाँ बनेगी? ये तो आप एक ही देश में कह रहे हैं 2 समुदाय हैं और उनको डेमोग्राफी से ज़्यादा पावर दे रहे हैं। अगर आप उनको वो नहीं दें तो माइनॉरिटी का है हमारे पास इफेक्टिव पावर नहीं है। सो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज अ हिस्ट्री ऑफ फेल्ड निगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, and that question of representation cannot be solved within a majority minority framework, because again, to extend the discussion, every post colonial country that posed the question of majority minority ended up with partition or violence. So if that is true, then, and that is my personal belief, इस समस्या का पार्टीशन का जो शैडो, उसका समाधान सांस्कृतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सांस्कृतिक समस्या नहीं है। अगर सब जगह हुआ, फिजी में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कोई भी पोस्ट कोलोनियल ट्रांस, जहां पे भी मेजॉर पोस्ट कोलोनियल ट्रांजिशन क्यों छोड़ दीजिए, यूरोप में, राइट? माइकल मैन का एक आर्टिकल है द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें 1860 और 1900 के बीच में जो यूरोप का रिकास्टिंग हुआ मैप का, राइट? ट्रांजिशन फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट हैज ऑलवेज बीन accompanied by ethnic homogenization and ethnic cleansing, right? So we have to recognize that history, and whenever we pose this question in terms of majority and minority, my own personal view, Alfred Cockburn का एक अच्छा statement था partition के बारे में, that it's an unworkable solution to an insoluble problem, right? Because उसका समाधान नहीं है, even in game theory terms समाधान नहीं है, right? So the question to ask is, what are the conditions under which the way in which you frame the question of political empowerment and political representation can avoid the trap of majority minority, right? वहां पे जो हमारा समुदायवाद है वो बीच में आके खड़ा हो गया, एंड जो मैंने पहले उत्तर दिया था कि जो उदारवाद का जो मूल स्रोत है, हमारे संविधान का जो मूल स्रोत है, कि आप जो कर्टसी समुदायों को एक्सटेंड कर रहे हैं वही व्यक्तियों को एक्सटेंड कर दीजिए, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो डिस्टिंक्शन है वो अपने आप ही नया स्वरूप ले लेगा। हिंदू नेशनलिज्म का जो फेवरेट मुद्दा है मुस्लिम पर्सनल लॉ, डिफरेंट पर्सनल लॉ, राइट? मुद्दा कैसे बना? उसको आप एक तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी फ्रेमवर्क में देख सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि 1950s में जो हिंदू रिफॉर्म हुआ वो ये नहीं था कि सेक्युलरिज्म हिंदूज पे थोपा गया और माइनॉरिटीज़ को उनका धर्म, वो ये था कि हिंदूज हैड अ रिलेशनशिप टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, that they could use that democratic system to reform, right? वो एवेन्यू आपने बंद कर दिया, वो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, और वहां भी जो द्वंद्व है आज हर कम्युनिटी में, जो द्वंद्व है, मेरा जो मानना है जो बुनियादी द्वंद्व है वो आज भी समुदायों के बीच नहीं है, हालांकि उसने एक विकराल रूप ले रखा है। जो बुनियादी वैचारिक द्वंद्व है कि हर समुदाय में व्यक्ति और समुदाय के बीच में द्वंद्व रहा है, और अगर आप अपने आप को उस पर केंद्रित करें तो ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इस तरह का डिस्टिंक्शन है वो थोड़ा सा वीकन हो जाएगा, और वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस बात में, एक बात में मैं निर्मल वर्मा से सहमत हूं कि जब तक आपकी राजनीतिक भाषा एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी, मेजॉरिटी को बहुत आसान होगा कहना कि क्या जरूरत है माइनॉरिटी की,
वो जो अलायंसेस बननी चाहिए कि आपके कम्युनिटी की जो समस्याएं और हमारी कम्युनिटी की समस्याएं हैं, व्यक्ति और समुदाय का जो द्वंद्व है, उसमें नई तरह की अलायंसेस पॉसिबल है, वो सब एक तरह से परे रह जाएगा। तो अमित शाह का क्या आर्गुमेंट है कि मुस्लिम्स को इंडियन पॉलिसी पे वीटो दिया गया था, अब हम उनको इरेलेवेंट करेंगे, यही भाषा बोलते हैं एक तरह से। जब तक आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी की भाषा की, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी भाषा डेमोग्राफिक भाषा है, अल्टीमेटली डेमोग्राफिक भाषा है। सो हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और जो पाकिस्तान इज अ बिग एक्टर इन दिस, राइट? आई मीन व्हाई पाकिस्तान मैटर्स फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी, राइट? एंड माय माइंड, मैंने कांग्रेस को काफी क्रिटिसाइज किया इस भवन में। I think the most underrated achievement of UPA 1 was Manmohan Singh's thinking on Pakistan policy in Kashmir. The Musharraf-Manmohan framework was a very sensible framework. And, by the way, for the record, who let Manmohan Singh down? Right? His party did not have the courage of conviction of saying, let us think of South Asia in a new paradigm. Right? Let us try and make borders somewhat irrelevant. Let us think of graded solutions to the Kashmir problem that can take baby steps to make a bridge across the border. Right? It's politically workable. You do not have to sacrifice any existing gains. Right? So we'll have to think about South Asia as a whole as well. Because so long as Pakistan remains the kind of actor it is, let's be under no illusion, it will cast a shadow on our domestic politics. सर मैं आपसे उम्र में और ज्ञान में छोटा हूं तो पहली माजरत के साथ जो भी कहूंगा कि जब हम बात करते हैं इनसिक्योरिटी की, ठीक है, तो हम अक्सर ऐसे मामलों में इस बात को भूल जाते हैं कि अगर पाकिस्तान बना तो उसके बनने का सबसे बड़ा कारण भी इस्लाम और मुसलमानों की अपनी इनसिक्योरिटी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुसलमान है वो इनसिक्योर नहीं रहे या आज नहीं है। अगर आज मैं ओखला ऐसी, अगर आप देश के भीतर में अब आए, ओखला ऐसी जगह में जाऊँ, जब दिल्ली में, मानता हूँ कि वो गेटोइजेशन की वजह भी हिंदू का डोमिनेशन है ताकि वो आज एक जगह में रहने को मजबूर हैं, पर वैसी जगहों में या जब मुहर्रम जैसा त्यौहार होता है, जब गाड़ियों पर कूदा जाता है या गुंडागर्दी पर जब वो तब्दीली हो जाती है, या फिर जब कश्मीरी युवा आज अपने आप के अपने गोरी चमड़ी को सोचकर ये कहता है कि वो लोग जो भूरे रंग के हैं या जो बाकी हिंदुस्तान में रहते हैं वो बिहारी हैं या वो बदसूरत हैं, और ये नैरेटिव भी चलता है, उस नैरेटिव में एक हिंदू के, एक इंडिविजुअल हिंदू के मन में डर पैदा करना बहुत हद तक स्वाभाविक है और उसका फायदा भी उठाया जाता है। क्योंकि आज एक हिंदू मर्द की भी किलिंग और लिंचिंग हो जाती है अगर वो किसी मुस्लिम महिला से शादी कर लेते हैं। इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा कि वो भी चलता है। और अगर राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया तो ना सिर्फ वो पेट्रियार्की थी बल्कि एक अपीजमेंट भी था जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। अब इसका मैं बात कहूंगा ताकि इसको हम अनदेखा कर देते हैं। दूसरा मेरा बात बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जब आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जब ऐसे ऑडी में बैठकर, सभागार में बैठकर हम एक ही सोच वाले लोग आपस में बात करके आज घर में वापस फिर से नेटफ्लिक्स देख के जब सो जाएंगे और ताली बजा लेंगे तो आखिर उससे दुनिया में, स्वभाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हम खुद भी ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं और ये ध्रुवीकरण आखिर कोई बदलाव नहीं लाने वाला? हमें दूसरे लोगों को एक्सेप्टेबल होना पड़ेगा, तभी ये दुनिया बदलेगी। आखिर ट्रंप और मोदी तभी आए क्योंकि उन लोगों को जगह नहीं मिली ऐसे सभागार में आने की। उन्होंने कहा ठीक है आप बात करो, ताली बजाओ, वोट तो हम ही देंगे और रूल हम ही करेंगे। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि when India has had populist politicians in the past, we had Indira Gandhi, we had Rajiv Gandhi, we had Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. And the question that we have with us right now is that the major question that everybody seems to be asking is, if not Modi, then who? Or the last political slogan that we had in the last election was, Ab ki baar Modi Sarkar. So is this a kind of a transition, cultural transition from parliamentary politics? And the second question is that the second question is always
populist politics bad. We saw what happened in New Zealand, how the populist leader, who has just emerged as a populist leader in New Zealand, did, how she stood up for the minorities in New Zealand. Thank you. बहुत ही छोटा सा सवाल है, क्या हम हिंदू होते हुए सेकुलर नहीं हो सकते और मुसलमान होते हुए सेकुलर नहीं हो सकते? क्या ये संकट है आज का? Thank you so much. Thank you, sir, for the wonderful session. My question is, so we've come to the question that it's a credibility crisis for the opposition largely. So in context of the United Kingdom, when it came to the question of Begum, the Bangladeshi citizen who was then a UK citizen, Shamima Begum, who came back from the ISIS, wanted to come back, you had an opposition leader who said that we need not fail Shamima Begum and have her back and restore her citizenship, which the UK government did not, right? Also on the question of Jallianwala Bagh, he said that we need to give a formal apology, which the Prime Minister rejected, right? I mean, that kind of credibility is shown even in a polarized environment like the UK, where Theresa May is struggling each day for the Brexit. My question is, if the opposition in India today is that poorly imagined, then imagination is not finite, right? So therefore, what are the directions in which we can see ourselves imagining the narrative of the opposition, not just within the Congress, but as an idea that how can we really reimagine it? Thank you. Thank you, Professor Mehta. We just talked about that how the intellectual elite did not read the readings which happened post-2008 and how the world was transforming. But one major change which has happened in the world has been the advent of social media. So don't you think with social media, there has actually been a democratization of intellectualism? That everybody who has Twitter today thinks he's an intellectual and he can air his views. So, yeah. Okay, lots of good questions. I'll try and be briefer this time. I'll begin with the last one because it's actually related to something I want to say in thinking about populism. There's no question social media has been a transformative force, and like all transformative forces, both full of possibility and also fraught with deep, deep danger, right? Social media did two things simultaneously. And like all things, I think, we are culturally adjusting. I think its influence will wane, and you're beginning to see some signs of it. So one was, of course, it gave this great sense of democratic empowerment to lots of people, right? And some of it was for the good. I mean, there are no protected spaces now, right? All forms of mediation of authority could easily be challenged. What used to be monopolies of the production of knowledge, ideological concession, it broke that down. There's absolutely no question about it, right? And I don't think we should underestimate, in that sense, how empowering actually it can be, right? But it also did two other things, which I think, going back to how culturally deep is this sort of this file is. So I'll say it very banally, most societies depend on a distinction between public and private, right? Not just as a matter of rights, हम चाहते हैं ये public हो, ये private हो, लेकिन नैतिकता के लिए भी पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है. वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है. तरह तरह के द्वंद्व हमारी आत्मा में उभर के आते हैं और हम उनसे जूझते हैं. सोशल मीडिया ने क्या किया है कि हर एक उस द्वंद्व को एक पब्लिक आइडेंटिटी इमीडिएटली दे दी है. सो पहले अगर ये होता था फैमिली इंटीमेट कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ कॉम्युनल थॉट कुछ बोल भी दिया, फला जाती ऐसी ऐसी है, एक क्लियर बाउंड्री थी कि ये यहीं तक सीमित है. पब्लिक में आप जब जाएंगे तो एक पब्लिक नॉर्म है, you have to correspond. And now you might say this is hypocrisy, all of that, completely agreed. लेकिन उसका भी एक संस्थाएं बनाने में और नैतिकता बनाने में एक रोल रहता है. आज जो सोशल मीडिया में हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टेंटेनिटी, इट्स डीकंटेक्चुअलाइजेशन, राइट? आज आप ट्वीट यहाँ करते हैं, वो अमेरिका में 500 लोग उत्तेजित हो जाते हैं उससे, ऑल ऑफ दैट.
is an inner monologue is no longer possible. Because the dynamics of social media are कि what we would have confined to limited circles, you immediately make public, right? एक कुछ देखा है, गुस्सा है, डाल दो. Now the consequence of that making it public is that then you have no room to back down. That's what being a public identity does. फिर तो मुझ का सवाल हो जाता है ना, अब मैंने ये कह दिया, right? नहीं तो यार यहाँ कहा था 5 दोस्तों को, वहाँ कुछ और कह दूंगा. एक समाज में आदान प्रदान बना रहता है, right? So paradoxically, the very thing that is supposed to melt your identities actually solidifies all your instantaneous reactions, right? हर चीज मुझ का सवाल हो गया है because it's public. There is no space left, right? And in that context, in a democratic context, what it then also allows is, so one of the features of populism, जो populism पे सवाल था, populism तरह तरह के होते हैं, आप सही का लेफ्ट का होता है, राइट का होता है, लेकिन ये जो एंटी लीड एंटी संस्थात्मक पॉपुलिज्म है, इसलिए मैं नेहरू को और गांधी को उसमें नहीं समेटूंगा. लेकिन पॉपुलिज्म का जो एक आइडिया है कि इन वन लेवल इट्स वेरी डेमोक्रेटिक, राइट? बट डेमोक्रेटिक इन अ स्पेसिफिक वे कि वी वांट एन इमीडिएसी ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स. नाउ इमीडिएसी कैन कम इन 2 ways ओनली. एक तो जो आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, विच वी कैन टॉक अबाउट व्हाई इट डिडंट गो, reinventing a new democratic assembly. वो भी था एंटी पार्लियामेंट्री इन सम वेज, राइट? कि ये जो इंटरमीडिएटरी संस्थाएं हैं ये सब बेकार हैं. जहां कहीं इंटरमीडिएटरी आ गए वहां पे करप्शन होगा. एक वो सेंसिबिलिटी थी, राइट? उसका क्या समाधान है? हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे, हम वो करेंगे. एक वो इमीडिएसी ऑफ डेमोक्रेसी. दैट फॉर्म ऑफ इमीडिएसी इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड टू सस्टेन. वो आप एक असेंबली कर लेंगे, 2 असेंबली कर लेंगे. द अदर फॉर्म ऑफ इमीडिएसी दैट इज वेरी इजी टू सस्टेन एज इमोशनल एफेक्ट इज पर्सोनिफिकेशन. भाई मोदी जी तो हम ही हैं, right? So what is characteristic about this is if you think of that political affect and what Modi has to do constantly, what populist leaders have to do constantly, is every step, every second produce that identification with you, right? I am the people, I am the nation, because you are the nation, therefore you are me, I am you. वो जो भी, right? So social media raises the expectation that politics is a realm of immediacy, right? But actually representative democracy by its very nature is the opposite. In fact, the whole idea of representation is politics is not the realm of immediacy. It is the realm of mediation. It is the realm of negotiation. And once you're impatient with mediation and negotiation, you have only 2 alternatives. You have direct democracy or you have personification. French Revolution के बाद भी, you know, people used to say Napoleon is a democratic figure. He was a Jacobin incarnate, right? So populism in this personification trades on that second nature that social media is now cultivating in us. हर चीज instant, immediate और direct होनी चाहिए. अगर राजनीति भी instant, immediate और direct होनी चाहिए, तो फिर वो राजनीति से personification की राजनीति ही हो ही सकती है. Everything else is a betrayal. It's not वो authority आ गई, सब हमको direct चाहिए, right? It also coincided with anti-intellectual moment क्या है? We don't trust any mediating institutions. हमको ना universities में विश्वास है, ना courts में विश्वास है, ना journalists में विश्वास है. उसका जो democratic aspect ये है वो mediation का है, right? Okay. So in that sense, all of these questions are connected. आपका जो सवाल था बहुत बड़ा सवाल है और उम्र में छोटे होंगे लेकिन much wiser than me, and खैर उस पर एक बड़ा सिंपोजियम कर सकते हैं, 2-3 महीने का भी सिंपोजियम कर सकते हैं, लेकिन 2 बातें कहना चाहूँगा. एक तो जो आपने बात कही वो सही थी कि जो सब कम्युनिटीज़ का जो इनसिक्योरिटी डिस्कोर्स है, इट्स पैरासिटिक अपॉन द अदर कम्युनिटीज़ एंड particularly pre-partition it built on each other in some senses. वो उसको आइसोलेशन में नहीं दे सका जगह से. लेकिन 2019 में जो एक
परिवर्तन है 2019 या पिछले 5-10 साल में, वो ये है कि मान लीजिए जो भी परिस्थिति रही होगी 1920s 30s में, किसी को नहीं पता था हिंदुस्तान का क्या स्वरूप होगा, किसको कौन से अधिकार मिलेंगे, किस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया होगी। लेकिन आज अगर मेजॉरिटी कहे कि हम इनसिक्योर हैं, राइट, व्यक्तिगत तौर पे जैसे आपने उदाहरण दिए समझा जा सकता है। अगर कोई कहे साहब मुझे आके पीट दिया गया, मैंने इनसे शादी कर ली या जो भी किया, उसको व्यक्तिगत तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन उससे अगर मेजॉरिटी ये निष्कर्ष निकाले कि हिंदू खतरे में है, वो वाजिब नहीं लगता है। वो इट्स अ वेपनाइजेशन ऑफ अ इंडिविजुअल इंसिडेंट, राइट, एंड द बैलेंस ऑफ दैट वेपनाइजेशन इज टोटली शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, राइट। दैट इज, आई मीन, हिंदू, अच्छा, दूसरी जो बात है दैट्स कनेक्टेड टू द डिस्कशन भी जो वैचारिक तौर पे, कि मैंने जैसे कहा जो समाज में कोई भी बड़ा द्वंद्व होता है वो हमेशा व्यक्ति और समाज के बीच में होता है। समाज चाहता है तरह तरह के प्रबंधन करना, समाज चाहता है तरह तरह के अनुशासन रखना, और व्यक्ति चाहता है एक तरह से एक नई तरह की आज़ादी। वो द्वंद्व हर समाज में है, हर कास्ट में है, हर रिलीजन में है। अगर उसका जेंडर डायमेंशन दे देंगे तो अक्रॉस द बोर्ड है। And frankly, that's again the other unspoken thing in this discourse about populism. ठीक है? अगर आप पार्टीशन का जो लिटरेचर देखें, उसमें जो एक चीज जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, एंड वो ये है कि when we speak of two nation theory, we often talk of people who were talking of territorial separation. Right? लेकिन जो ट्रेजेडी थी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की प्री 1947 ये थी कि those who did not want territorial separation were also the social conservatives who wanted internal legal separation, right? I mean, and this one Ambedkar was absolutely dead right on. Why Ambedkar and Nehru agree on partition, right? I mean, you know, forget, Ambedkar actually thought partition was going to be one of the preconditions for whatever little chance there is for modernizing Hinduism, right? Ambedkar's thought on Pakistan gives no party any comfort, right? It's the most radical take on Islamic fundamentalism, most radical take on Hindu. But what Ambedkar grasped, right, in that moment is that the price of not partitioning was going to be a pact between the social conservatives of both communities, right? Okay, because that is going to be the agreement. It's almost like a consociational agreement. हम साथ हैं, एक ही टेरिटरी में रहेंगे, ना हमारा धर्म छिड़ेगा ना आपका धर्म छिड़ेगा। लेकिन आधुनिकता में उसका what does that actually mean in practice? It actually means in practice nobody can question it, right? So, and that is the conflict in a sense that still continues. I mean, post 47 we kind of marginalize that question, right? So I completely agree with you that the question of secularism and so forth, and जो आपने सवाल किया secularism शब्द के बारे में, सवाल उस शब्द का नहीं है। सवाल यह है कि कोई भी समुदाय when it is challenged on these grounds कि हमारी आज़ादी पर ये निरर्थक अंकुश न लगाइए, तो वो समाज क्या कहता है, right? And that is a discourse that has to be carried across all communities. हाथ बहुत हैं, लेकिन अड्डे की खासियत यह है कि सारे सवाल नहीं किए जाते हैं और सारे सवालों के सारे जवाब नहीं मिलते हैं। तो निकलते हुए आप प्रताप से बात कर सकते हैं, इसलिए कि 7:30 बज रहा है और हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है इस अड्डे का। तो मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ अपने उन दोस्तों से जो सवाल करना चाहते हैं, बाहर बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप भानु मेहता, आप और हम सब लोग फिर किसी दूसरे मौके पर दूसरे सवालों के साथ ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ासकर राजीव गांधी फाउंडेशन का और जवाहर भवन के अपने सारे यहाँ जो सहकर्मी थे जिन्होंने इस आयोजन को होने में काफ़ी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया।